हिमालय की आसमान छूती चोटियों की गोद में सिमटा हुआ उत्तराखंड राज्य हिंदू धर्म के कई सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों का घर है। लेकिन तीर्थ यात्रा के खास दिनों में इस बार उत्तर भारत का मौसम एक भयानक रूप दिखाने वाला था। किसी ने पहले कभी ना देखी थी ना ही सुनी थी। सबसे बुरा हाल हुआ था केदारनाथ में बसे हुए नगर के नगर बाढ़ में बह गए। लहरें पहाड़ जितनी ऊंची थी, शायद 100 फुट ऊंची। इस तबाही की वजह सिर्फ तूफानी बारिश। हिमालयन सुनामी। जून 2013। सैकड़ों हजारों तीर्थयात्री चार धाम की यात्रा करने हिमालय की तराई के इस हिस्से में आए हुए हैं। छिटपुट बारिश के बावजूद यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की पुण्य नगरियों से होते हुए भक्तजन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर तीर्थ यात्रियों के लिए ये जीवन भर की तपस्या का फल है। हिमालय हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल है। कहते हैं इसका अमृत जैसा पानी शिव जी की जटाओं से निकलता है और यहाँ केदारनाथ में उसी की एक मुख्य धारा है, मंदाकिनी। लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ ये इलाका खतरों से भरा है। ये इलाका जियोलॉजी के हिसाब से बहुत नाजुक है और यहाँ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। 14 जून दोपहर 3:25। तबाही से बस 2 दिन पहले दिल्ली के मौसम विभाग के डेटा ने दिखाया कि पूर्वी भारत के ऊपर मॉनसून जोर पकड़ रहा है। देहरादून के ऑफिस में डॉक्टर आनंद शर्मा ने देखा कि मॉनसून कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार से बढ़ता आ रहा है। आमतौर पर मॉनसून बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। सामान्यतः मॉनसून उत्तराखंड में जून के आखिरी हफ्ते में पहुंचता है, मगर इस बार ये बहुत ही जल्दी आ गया। डॉक्टर शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी कि मॉनसून 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली में आ जाएगा। 15 जून उधर केदार घाटी में केदारनाथ के पावन मंदिर में भक्तों की भीड़ बेतहाशा उमड़ती चली आ रही है। सामान ढोने वाले जानवरों के मालिकों और कुलियों की हड़ताल के कारण हजारों लोग फंस गए हैं। लेकिन पुजारी और लॉज के मालिक गोपेश बाजपेयी स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों की सालाना भीड़ से अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। यहाँ के सभी आश्रम पारिवारिक पंडित ही चलाते हैं और वही उनकी देखभाल भी करते हैं। हम ही यहाँ पूजा और विधि विधान भी करते हैं और मेहमानों का इंतजाम भी हम ही करते हैं। जब मैं केदारनाथ आया था तब मैं 18 साल का था और आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है। मुझे यहाँ पे बाबा केदारनाथ में 22 साल हो गए हैं। पास ही 16 वर्षीय लिबनी गर्ग और उसका परिवार केदारनाथ के प्राचीन मंदिर में पूजा कर रहा है। लंबा पहाड़ी रास्ता तय करके ये अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। मुझे आना नहीं था, पर पिछले कुछ दिनों से मेरे पिताजी ने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम भी चलो। मेरी माँ 4 धाम की यात्रा करना चाहती थी। हमने बाकी की 3 धाम की यात्रा तो कर ली है, ये आखिरी है। मेरे पिताजी को बहुत खुशी थी कि इतनी छोटी उम्र में मैं तीर्थ यात्रा कर लूंगी। 2 किलोमीटर ऊपर चोराबारी ग्लेशियर पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के फार्म भंडारी और धनवीर सिंह का कैंप है। 10 साल से चले आ रहे अध्ययन के अनुसार ये रोज जियोलॉजी और मौसम से संबंधित जांच परख करते रहते हैं। 14 की सुबह जब मैंने बारिश दर्ज की थी सुबह सुबह, तो उसमें लगभग 700 मिलीमीटर की रीडिंग आई थी। उसके बाद अगले दिन 15 की सुबह को दोबारा जब मैंने बारिश की रीडिंग ली तो वो लगभग 600 मिलीमीटर की रीडिंग आई। इतनी जबरदस्त बारिश और उतनी ही तेज हवा दोनों ही बराबर चल रहे थे। 15 जून सुबह के 9 बजे देहरादून के मौसम विभाग में डॉक्टर आनंद शर्मा ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट दी। मॉनसून पूरे जोर शोर से आ पहुंचा था। 2 हफ्ते की जगह उसे देश पार करने में सिर्फ 1 दिन का समय लगा था। 1-2 दिन में ही पूरा इलाका घने बादलों से ढक गया था और आसार ऐसे थे कि 17 जून को बारिश बहुत बढ़ जाने का खतरा था।
उन्होंने एक बुलेटिन जारी किया कि अगले 72 घंटों में उत्तराखंड में 25 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और एक तूफान यात्रियों से ठसाठस भरे चारों नगरों की तरफ बढ़ रहा है। हमने ये सलाह दी कि 4 धाम की यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी जानी चाहिए और फिर हमने ये भी कहा कि जमीन धसकने की भी संभावनाएं हैं। पहाड़ के लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और बाकी लोग भी पहाड़ों पर मत जाएं, क्योंकि हमें ये मालूम था कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत गंभीर होने वाला है। 16 जून पूरे भारत में खतरे की घंटियां बज उठी। मौसम विभाग के केंद्रों ने पूरे उत्तराखंड पर गंभीर रूप से बादल फटने की चेतावनी दी और चारों धाम के यात्रियों को सुरक्षित जगह पर चले जाने की सलाह दी। देखिए, अजीब बात ये थी कि एक कम दबाव वाला सिस्टम अपने साथ बहुत भारी नमी लेकर पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा था और एक था पश्चिमी दबाव जो भूमध्य सागर और अरब सागर से अपनी नमी लेकर पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहा था। जिस वक्त ये दोनों सिस्टम पूर्व राजस्थान के ऊपर से गुजरे तो एक दूसरे से टकरा गए। उन्होंने अपनी नमी हिमालय पर उड़ेल दी और फिर तूफान की तैयारी पूरी हो गई। लेकिन चेतावनियां ज्यादा यात्रियों तक नहीं पहुंच पाई। जितेंद्र कुकरेती अपनी पत्नी और 2 बच्चों समेत बारिश के बावजूद अपने आखिरी पड़ाव केदारनाथ की तरफ चल दिए। हम 2 लोग वहां सड़क की हालत देखने गए, तब हमें पुलिस ने सूचना दी कि बारिश के खतरे के कारण वो किसी को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। लोगों को नीचे जाने की इजाजत थी लेकिन ऊपर जाने की नहीं। 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ का मंदिर सबसे दूर है। वहां सीधी चढ़ाई पर केदारनाथ की एक तंग पगडंडी पर चलकर ही पहुंचा जा सकता था और 14 किलोमीटर लंबे उस रास्ते पर सैकड़ों यात्री फैले हुए थे। जब हम दोबारा नीचे आए तो हमने देखा कि मंदाकिनी नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। खच्चरों और घोड़ों के जाने के लिए बना एक पुल बह गया था। पुल ढहते ही लोगों में खलबली फैल गई और भगदड़ मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, भागो भागो भागो, और उसके बाद हजारों लोग गौरी गांव की तरफ भागने लगे। 16 जून शाम 4 बजे आने वाले खतरे से बेखबर लिबनी और उसके परिवार ने 4 धाम की यात्रा पूरी कर ली और केदारनाथ से नीचे उतरने लगे। कोई घोड़े वाला हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि घोड़ा फिसल जाएगा, तो हमने फैसला किया कि हम पैदल ही नीचे की तरफ जाएंगे और हम रामबाड़ा पहुंच गए। केदारनाथ से 7 किलोमीटर नीचे रामबाड़ा ही मंदिर से उतरने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आराम करने की जगह है। हमने कुछ देर वहीं ठहरने का फैसला किया क्योंकि पुलिस ने बताया कि पुल टूटने के कारण वो किसी को आगे नहीं जाने दे रहे। सभी यात्री वहीं पर थे। बहुत ही बड़ी संख्या में ऊपर जाते हुए लोग, नीचे आने वाले लोग, सभी को रुक जाना पड़ा। मेरे पिताजी ने कहा कि वहीं लॉज में कमरा ले लेंगे। कमरा लेने की कोशिश सभी कर रहे थे क्योंकि सभी जान गए थे कि वहाँ से जल्दी निकलना हो नहीं पाएगा। शाम 7 बजे केदारनाथ में तूफान ने सारी बत्तियां गुल कर दी थीं। नगर अंधेरे में डूबा हुआ था और शाम की पूजा हमेशा की तरह चलती रही। हालांकि लोग बहुत कम थे। स्वामी सुशांत यहाँ के परम भक्त हैं। पिछले 1 महीने में मैं हर रोज शाम की पूजा के लिए आता रहा। 16 की शाम मेरे लिए एक नई चीज ये थी कि वहाँ लोग बहुत कम थे क्योंकि बाहर लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ज्यादातर लोग अपने कमरों में ही बैठे थे। स्वामी 13 मई से केदारनाथ में हैं। इस पवित्र नगर में ये छठी बार आए हैं। प्रार्थना से लौटकर मैं रात का खाना खाने के लिए कैंटीन जा रहा था। उसी दौरान मैंने जमीन के नीचे हरकत होने की आवाज सुनी। पासी के घर में पुरोहित गोपेश वाजपेयी ने भी हरकत महसूस की। लगभग 8:30 बजे का समय था, खाना बन रहा था। तब मैंने कुछ झटके महसूस किए। मैं अपने घर के बाहर देखने आया तो वहाँ भगदड़ मची हुई थी। हालांकि मुझे लोकल भाषा ज्यादा समझ में नहीं आती, पर लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से निकल जाइए, भूकंप आने की संभावना है। ये भूकंप नहीं था, केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी। नदी के किनारों के टूटने की वजह से लोगों के निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। अंधेरे में सभी ने नगर के उस हिस्से की तरफ दौड़ना शुरू किया जहां बिजली थी, यानी मंदिर।
साफ नजर आ रहा था कि लोगों को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। पानी आ गया था पर केदारनाथ के चारों तरफ खूब अंधेरा था और लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। 14 किलोमीटर आगे नदी में आती बाढ़ बेकाबू हो चुकी थी। जितेंद्र का परिवार भी उन हजारों लोगों की भीड़ में था जो तूफानी मंदाकिनी से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। लोग पुकार रहे थे, बचाओ, हमें बचाओ, क्योंकि पानी वहां से कम 50-60 फुट ऊपर आ गया था। हम लोग वहां से 2 किलोमीटर ऊपर भाग गए, गौरी गांव की तरफ। लेकिन करीब 8 बजे हमने एक जोरदार आवाज सुनी। फिर हमें लोगों ने बताया कि एक 6 मंजिला होटल बह गया है। 7 किलोमीटर आगे रामबाड़ा में लिबनी और उसका परिवार बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और कहीं जाने को ना मिला तो उन्होंने पहाड़ पर चढ़ जाने का फैसला किया। सब कुछ काबू से बाहर हो चुका था और बारिश लगातार हो रही थी। हमारे आगे भी बहुत से लोग थे, पीछे भी, और हमें पत्थरों पर से चढ़कर जाना पड़ रहा था। हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। एक जगह तो मैं अपने पिताजी के बिल्कुल पीछे थी। मैंने उन्हें रोककर पूछा, पापा हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा पता नहीं। उस वक्त मैं वाकई बहुत डर गई थी। उन्होंने उन सैकड़ों लोगों को पीछे छोड़ दिया जो नगर में ही ठहरना चाहते थे। फिर बिना चेतावनी लहरें पहाड़ जितनी ऊंची थी, शायद 100 फुट ऊंची, बहुत बड़ी थी और अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। रामबाड़ा का पूरा नगर देखते देखते गायब हो गया था। अगर आपने वो नगर पहले ना देखा हो तो यकीन भी ना होता कि वहाँ कोई नगर था भी। लगता था वहाँ हमेशा से नदी ही बह रही है। जून 2013 को वक्त से पहले मानसून आ जाने से उत्तराखंड की नदियों में भयानक बाढ़ आ गई। गंगा की सहायक नदियों के तूफानी बहाव ने गंगा के साथ मिलकर किनारे तोड़ डाले। केदार घाटी में केदारनाथ मंदिर मुश्किल से बच पाया, लेकिन 7 किलोमीटर आगे रामबाड़ा गांव इतना खुशकिस्मत नहीं था। हजारों लोग हाथ उठाए चीखते चिल्लाते लहर के साथ बहे जा रहे थे। ताश के पत्तों की तरह सभी घर, हर चीज एक पल वहाँ थी, अगले पल वहाँ नहीं थी, सिर्फ पानी था। स्थानीय अफवाहों के अनुसार पास के एक मंदिर से बांध बनाने के लिए देवी की मूर्ति हटाए जाने पर दैवी प्रकोप ही इस प्रलय का कारण था। लेकिन 3 महीने बाद ग्लेशियर विज्ञानी डॉक्टर डीपी धोबल और उनकी टीम उस बर्बादी के असली कारण की खोज करने के लिए एक खतरनाक मिशन पर चलने को तैयार थी। सफर जोखिम भरा था। जमीन अभी तक अस्थिर है और धसकने का डर लगातार बना हुआ है। सफर में 7 किलोमीटर आगे जाने पर उन्हें आराम करने के लिए उस लोकप्रिय जगह रामबाड़ा पहुंच जाना है। डॉक्टर दोभल चोराबारी हिम नदी के अध्ययन के दौरान इस नगर में पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन वो भी पहचान न पाए कि ये वही जगह है जहां रामबाड़ा नगर था। आप वो देख रहे हैं? हाँ, बहुत ही भयानक नजारा था। हम अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि दुकानें कहाँ होती थी और यहाँ सड़क थी या नहीं। हाँ, यहाँ सड़क थी ना। इतना मलबा कहाँ से आया? ये इतना सारा मलबा और बाकी सारी चीजें नदी के बहाव के साथ आ गई। ओह, देखो, यहाँ जो सड़क थी उसका तो नामो निशान नहीं जी, और यहाँ जो दुकानें थी वो तो निकल गई, सब बर्बाद हो गई। सब निकल गई। और ये इधर एक दुकान इधर भी थी, है ना? यहाँ पर 3-4 दुकानें थी यहाँ पर। और क्या पानी का स्तर यहाँ तक था? पानी यहाँ ऊपर तक था। मैं इस वक्त बिल्कुल रामबाड़ा के पास बैठा हुआ हूँ, लेकिन आप जो देख रहे हैं पीछे रामबाड़ा का जो दृश्य है, वहाँ रामबाड़ा का कोई नामो निशान तक नहीं है। मैं जानता था कि ऐसा कुछ हुआ है, पर मैंने इतना नहीं सोचा था। एक पूरा शहर बिल्कुल गायब कैसे हो सकता है? क्या ये उस चीज का नतीजा है जिसे बादल फटना कहते हैं? बादल फटने का मतलब है 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश होना। हमारी अपनी ऑब्जर्वेटरीज या किसी भी ऑब्जर्वेटरी ने
एक घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड नहीं की थी, इसलिए हम ये साबित नहीं कर सकते थे कि यह घटना बादल फटने की थी। मूसलाधार बारिश कई घंटों तक होती रही, लेकिन मीडिया ने जैसा अपनी रिपोर्ट में कहा था वैसा बादल नहीं फटा था। डॉक्टर दोभल का मानना है कि कसूर ज्यादातर रामबाड़ा की नींवों का है। अगर आप यहाँ की मिट्टी के किनारे देखें तो आपको सबूत मिल जाएगा कि यहाँ किसी जमाने में ग्लेशियर था। यहाँ जो ग्लेशियर था उसे हम चोराबारी ग्लेशियर कहते थे। हजारों वर्षों में उस ग्लेशियर ने यहाँ मिट्टी और बड़े पत्थर लाकर खड़े कर दिए। आखिरकार ये एक ऐसी समतल जमीन बन गई जिस पर इमारत खड़ी रह सकती थी। तीर्थ यात्रियों के लिए ये एक लोकप्रिय आराम करने की जगह बन गई थी, लेकिन जियोलॉजी की नजर से इस इलाके की हालत बहुत नाजुक थी। रामबाड़ा नगर की कोई नींव ठोस नहीं थी। घाटी में 6 महीने की बारिश एक दिन में ही बरस गई। भारी मात्रा में पानी केदारनाथ के पीछे जमा हो गया और शहर में भर गया। लेकिन जैसे ही बांध टूटा, पानी अपने पूरे जोर से नीचे आ गया। रामबाड़ा में ठहरे लोगों के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। बाढ़ में आई नदी बड़े बड़े पत्थर लेकर रामबाड़ा पर टूट पड़ी और उसी शाम रामबाड़ा तहस नहस हो गया। घर, होटल और रेस्टोरेंट एक झटके में ही धरती से ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। केदारनाथ और रामबाड़ा में बच जाने वाले खुशकिस्मत लोग लगातार होती ठंडी बारिश के दौरान एक भयानक रात गुजारने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हमने गर्म कपड़े तो पहने थे पर वो भीग चुके थे। ठंड बहुत ज्यादा थी। तापमान जरूर 0 से तो नीचे ही रहा होगा और बारिश तो बंद हो ही नहीं रही थी। बारिश और सर्दी के कारण कोई भी सो नहीं पाया और सबसे भयानक चीज थी लगातार पत्थरों के टूटने की आवाज। हर 5-10 मिनट में एक पत्थर टूट रहा था। हम सिर्फ ये प्रार्थना कर रहे थे कि जिस पत्थर पर हम हैं वो टूट न जाए। लिबनी और उसके परिवार को अंदाजा नहीं था कि हालात बद से बदतर होने वाले हैं। जून सुबह 4 बजे केदारनाथ से कुछ आगे चोराबारी ग्लेशियर के पास शोधकर्ता फरम भंडारी और धनवीर सिंह अपने टेंट में सो रहे हैं। ये दोनों नगर से 2 किलोमीटर ऊपर पिछली रात बाढ़ के कारण हुई बर्बादी से अनजान थे। इतना अंदाजा तो मुझे हो ही गया था कि यहाँ कुछ तो जरूर हुआ था, क्योंकि इतनी तेज बारिश और इतनी तेज हवा मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बारिश लगातार हो रही थी और 1 मिनट के लिए भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब मैंने अपने जो सीनियर हैं अमित सर, उनको मैंने रात को 9 बजे फोन किया, 16 तारीख की रात को। तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ बहुत जोरों से बारिश हो रही है और हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि अब तो रात हो चुकी है तो नीचे तो नहीं आ सकते तुम लोग, लेकिन सुबह ही तुम लोग सावधानी से नीचे आ जाना। अगर हमने वैसा ही किया होता तो आज हम जिंदा नहीं होते। 17 जून 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तूफान ने पूरा रामबाड़ा नगर तो पहले ही अपनी चपेट में ले लिया था और अब बाढ़ के कारण बड़े बड़े इलाकों की बर्बादी हो रही है। पानी के किनारे बनी इमारतों की नींवें खिसकनी शुरू हो गई हैं। एक छोटा सा फौजी दल केदारनाथ के तीर्थ यात्रियों की भीड़ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजा गया, लेकिन पिछली रात की बाढ़ ने उनकी भूमिका बदलकर उन्हें बचाव कर्मचारी बना दिया है। फौजी अफसर जतिंदर सिंह बताते हैं, हमने 11 या 12 लोगों को बचाया, उन्हें एक एक करके मंदिर तक पहुंचाया। उनमें से कई महिलाओं को काफी चोट लगी थी और उनमें एक मंदिर के पुजारी भी थे जो पुरोहित जी थे, उन्हें भी काफी चोटें आई थी। अगली सुबह बारिश बंद हो गई और बाढ़ का पानी उतरने लगा। केदारनाथ में बचे खुचे लोग अपने ठिकानों से बाहर निकलने लगे। सुबह 4 बजे तक सब कुछ इतना सूख गया था कि हैरानी होती थी। लोग मंदिर से कीचड़ साफ करने में जुट गए। 4-4:30 बजे के आसपास सभी लोग ये सोचकर कि सब कुछ सामान्य हो गया है, अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए।
मगर असल में हालात और भी बिगड़ने वाले थे। सुबह 5:30 बजे शहर से ऊपर चोराबारी ग्लेशियर के पास फर्म भंडारी अचानक नींद से जागे। एक कुछ अजीब सी आवाज आई वहां से। लगा जैसे एक साथ बड़ी मात्रा में गैस छोड़ी गई हो। मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ और उन्होंने मुझे उठकर देखने को कहा। मैं अब तक अपने स्लीपिंग बैग में ही था। अभी तक मैं ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि दूसरी आवाज आई। दूसरी आवाज आने के बाद मैंने बोला कि मैं देखता हूँ चेन खोल के। तो मैं देखने लगा तो पानी का जोरदार बहाव हमारी तरफ आ रहा था। तभी मैंने बोला कि धनवीर भाग, और हम सीधा भाग गए। तो थोड़ा ऊपर टॉप में चले गए। तो फिर हम दोनों एक बड़ी चट्टान पर खड़े हो गए। पानी ऊंची ऊंची उछालें भरता हुआ आसमान को छू रहा था। लहरें बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि कोई सुनामी हो। कुछ नहीं दिख रहा था, बहुत अंधेरा था। मिट्टी पत्थर सब आसमान की तरफ उड़ रहे थे। 2 किलोमीटर नीचे केदारनाथ में गोपेश बाजपेयी ने भी वही गरजता हुआ धमाका सुना था। जब मैंने वो आवाज सुनी तो मैं फौरन छत पे चला गया और वहां से मैंने मंदाकिनी का हाल देखा। बहाव बहुत तेज था और मंदाकिनी का जो उछाल था वो मेरे ख्याल से कम 10 फुट ऊंचा था। मैंने लोगों को बाजारों में इधर से उधर भागते हुए देखा। अचानक एक जोरदार पुकार मची, भागो भागो भागो। मैं कूदता फांदता हुआ सीधा मंदिर पहुंच गया। मैंने अपनी छत पर से मंदाकिनी को विनाश के देवता रुद्र का रूप धारण किए हुए देखा। उसकी जो लहर थी वो चट्टानों, पत्थरों और मलबे को इस तरह बहाकर ले जा रही थी। जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है वहीं उसने एक विकराल रूप धारण कर लिया था, जैसे किसी 5 सिर वाले नाग जैसा। मंदाकिनी केदारनाथ में से होकर बह निकली। तो मैंने देखा अपनी आंखों के सामने कि दुकानें, मकान, और वहाँ ठीक मेरे घर के सामने एक आगरा भवन था। उसके छत पे कुछ लोग खड़े थे। उनमें से 15-16 लोग उसी पानी के बहाव में डूबकर बह गए। शहर के बीचों बीच केदारनाथ मंदिर ने उस सुनामी जैसी लहर का असली धक्का झेला। उस दरवाजे पर पानी का इतना ज्यादा जोर पड़ा कि दरवाजा बह गया। मेरा कद कम से कम 6 फुट 2 इंच है और कम से कम 6 फुट पानी अंदर आया। हम लोग दरवाजे के पास खड़े थे। जैसे ही पानी अंदर आया हमने अपना संतुलन खो दिया और हमारे पांव टिक न सके। 3-4 मिनट तक हमारे पांव के नीचे जमीन नहीं थी। पानी का दबाव इतना जबरदस्त था, लेकिन हमने एक दूसरे को पकड़ रखा था। इस तरह हम अपने आप को बचा पाए। लेकिन बीच में जो लोग खड़े थे जिन्हें सहारा नहीं मिला वो पानी के साथ बह गए। बाहर स्वामी भी बर्बादी मचाते हुए पानी के बीच मंदिर की लोहे की बाड़ पकड़कर लटके हुए थे। कितने ही लोग बहाव में बह गए। कुछ सेकंड्स बाद मुझे लगा कि मेरा भी अंत समय आ गया। पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं, मगर मेरी ये इच्छा है कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी समय है तो इस वक्त मैं पूरे होश में रहूं और शान से इस दुनिया से जा सकूं। और मैंने अपने गुरु का नाम जपना शुरू कर दिया। लेकिन पानी जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला गया। 4 मिनट में तो सब कुछ खत्म हो गया था, पर मैं अगले 10 मिनट तक कांपता ही रहा। समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। केदारनाथ नष्ट हो गया। तूफान की मार के बाद कीचड़ के एक मोटी चादर के नीचे डूब गया। सिर्फ शिवजी के प्राचीन लिंग वाला मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। इस घटना को हिमालय की सुनामी कहते हैं, क्योंकि वो भी पानी की एक दीवार थी, बहुत बड़े बड़े पत्थरों वाली, जो केदारनाथ से आ टकराई थी। और जो भी 16 जून की रात तक बचा रह गया था वो भी गायब हो गया 17 जून की सुबह तक। सुनामी 14 किलोमीटर नीचे बढ़ती गई। एक खूंखार दानव की तरह जो रास्ते में आई हर चीज को निगलता जा रहा था। केदार घाटी की निचली बस्तियां गौरी कुंड समेत बह गई। लेकिन इतनी भारी मात्रा में पानी आया कहां से? बारिश कुछ देर के लिए रुकी और रात की बाढ़ का पानी उतरने लगा। 6 बजे बारिश बंद थी, वहां कुछ भी नहीं था। इतने पानी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक्सपर्ट सोचते हैं कि पानी ग्लेशियर से आया होगा, लेकिन बचने वालों द्वारा
पानी के बारे में दिए गए बयानों से ये बात मेल नहीं खाती। पानी बदबूदार था, जैसे बहुत दिनों का ठहरा हुआ हो, और बहुत गंदा भी था। पानी काला था, सिर्फ कीचड़ वाला नहीं। और पानी में इतनी बदबू थी, पता नहीं कब से पड़ा था वो पानी, कि 2 दिनों तक हमारे शरीरों में से बदबू आती रही। ग्लेशियर विज्ञानी डॉक्टर दोभल का विचार है कि ग्लेशियर और बाढ़ किसी न किसी तरह संबंधित हैं, लेकिन वो भी कल्पना नहीं कर सके कि पानी का ऐसा विनाशकारी सैलाब आया कहां से। इसलिए उनका दल और भी खतरनाक ऊपरी इलाकों में जवाब ढूंढने जा रहा है। सत्रह जून की सुबह सुनामी जैसे एक खौफनाक तूफान ने हिमालय के केदारनाथ नगर को देखते ही देखते तहस नहस कर दिया। 3 महीने बाद एक शोध दल उस वीरान शहर में इस बर्बादी की छानबीन कर रहा है। इधर देखिए, ये जगह तो पूरी तरह नष्ट हो गई है। और यहाँ जो दुकानें थी, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। हैरानी की बात यह थी कि पवित्र मंदिर अछूता बच गया। क्या ये सब ईश्वर ने किया था? इस समय हम उस चट्टान को नाप रहे हैं जिसने बाढ़ से मंदिर की रक्षा की। चट्टान आकर यहाँ रुक गई और उसने पानी के बहाव को मोड़ दिया। तो इसी चट्टान की वजह से पानी का जो बहाव था उसकी दिशा बदल गई और मंदिर पर सीधा हमला नहीं हुआ और पानी चट्टान के दोनों किनारों से बह गया। मैं जो है पिछले 22 साल से इस एरिया में काम कर रहा हूँ और ये मेरे लिए भी एक रहस्य है कि इतनी बड़ी चट्टान यहाँ पहुंची और उसने मंदिर को बचाया। बिल्कुल जादू की तरह इसने पानी के बहाव का रुख मोड़ दिया। लेकिन सवाल वही है, वो सुनामी जैसी लहर आई कहां से? बारिश बंद हो चुकी थी। गवाहों ने बताया कि पानी काला और बदबूदार था। डॉक्टर दोभल को शक है कि शायद इसका जवाब केदारनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर एक प्राचीन झील पर मिल सकेगा और इनकी टीम इस वक्त वहीं जा रही है। आखिर वो वहां पहुंचे और भौचक्के रह गए। झील का सारा पानी गायब हो गया था। इस ग्लेशियर को मैं 10 साल से मॉनिटर कर रहा हूं और आज इसकी कंडीशन देखकर सच में मैं दंग रह गया हूं। सैकड़ों सालों से ग्लेशियर से आया हुआ कचरा जैसे पत्थर और रेत वगैरह चोराबारी ग्लेशियर के किनारों पर जमा होता रहा है। उससे बांध की तरह ऊंचे ऊंचे किनारे बनते चले गए और इस जगह ने एक झील का रूप ले लिया। और इस पानी के निकलने का कोई रास्ता न होने के कारण चोराबारी में लंबे वक्त तक पानी भरा रहता था। काला खड़ा पानी जिसमें वही बदबू हो सकती थी जैसी बचे लोगों ने बयां की थी। झील में पानी आने के मुख्य स्रोत हैं बारिश और गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ। भारी बारिश के कारण पानी ज्यादातर भरकर बह निकला। आमतौर पर पानी 5 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं होता, पर एक दिन में 6 महीने जितनी बारिश होना बहुत बड़ी बात थी। 400 मीटर लंबी होने के कारण चोराबारी झील में लगभग 160 करोड़ लीटर पानी भरा हुआ होगा। तो भला किस चीज ने एक झटके में उस सारे पानी को एक विशाल लहर बनाकर छोड़ दिया? कुछ विशेषज्ञों का अंदाजा है कि ये ग्लेशियर झील के किनारे टूट जाने से हुआ होगा। दरअसल इस झील को ग्लेशियर का पानी नहीं भरता। सवाल यह है कि झील के किनारे टूटे कैसे? एक भयंकर बर्फ की सरकती हुई चट्टान से। यहाँ बर्फ के बचे हुए टुकड़े देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बर्फ पुरानी है। ये चीजें सरकती चट्टान की हैं और ये इसी इलाके से आई हैं। पहाड़ के इस तरफ का ये बड़ा सा निशान बताता है कि टनों पत्थर और बर्फ झील में आ गिरे थे। पानी अपने साथ चट्टानें लाया जो अचानक नीचे गिरी और इनके गिरने से एक बहुत बड़ी विशाल लहर बन गई। झील का बांध अचानक टूट जाने से लाखों टन पानी, पत्थर और बर्फ केदारनाथ पर बड़ी तेजी से बरस पड़े।
पानी बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से नीचे की तरफ बह रहा था और ज्यादातर नुकसान इसी कारण हुआ था। शाम को 5:30 बजे के लगभग हम बाहर निकले और फिर हमने बर्बादी का जायजा लिया। हमने देखा कि जिस केदारनाथ को हम जानते थे वो उजड़ चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सारे लोग चले कहाँ गए। इस जगह पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही जगह पर चल रहा हूँ, जैसे मैं किसी और ग्रह पर पहुंच गया हूँ, क्योंकि हर तरफ कीचड़, पत्थर और लाशें बिखरी हुई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रकृति का कहर पहली बार देखा था। लोगों के कपड़े फट गए थे। किसी का भी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि ज्यादातर मुंह के बल पड़े हुए थे। हमारे कोई पहचान के मिले तो हमने उन पर कपड़ा डाला। हम किसी की भी मदद नहीं कर सके, क्योंकि हम खुद बेसहारा थे और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे और हमें उनकी तरफ ध्यान देना था। तो हमने वहाँ जो लाशें थी उन पर कपड़ा डाला और वहाँ से चले गए। मैं कितनी ही लाशों के पास से गुजरा, कितनों के हाथ हिलते देखे और मजबूर होकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, आप इसे अपने पास बुला लें, क्योंकि इसे बचाया नहीं जा सकता। 14 किलोमीटर नीचे जितेंद्र कुकरेती और उनका परिवार गौरीकुंड नगर के आसपास की पहाड़ियों में बचकर पहुंचे हुए लोगों में से कुछ की मदद कर रहे हैं। बाढ़ के पानी से बचे हुए ये लोग 2 दिन से भूखे और प्यासे हैं। हम 40-50 हजार लोग नीचे उतर रहे थे। हम सब बस पैदल चलते जा रहे थे और कोई चारा नहीं था। वो पहाड़ी रास्ता था। पहाड़ी रास्ता भी ऐसा था कि वो बहुत खतरनाक था। नीचे नदी भी थी। हमें से कई लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक आ गया बीच रास्ते में, क्योंकि वहाँ किसी तरह का इलाज हो पाना बहुत मुश्किल था, तो वो लोग वहीं पर मर गए। कौन है ये यात्री जो इन जगहों पर आते हैं? इनमें से ज्यादातर लोग तो बड़ी उम्र के हैं, जिन्हें विश्वास है कि अब जीवन के अंत में मुक्ति पाने का समय आ गया है। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ऊंचाइयों का अंदाजा नहीं है जो उन्हें चढ़नी पड़ेंगी। उन्हें आदत नहीं होती। कुछ लोग तो रबड़ की चप्पल पहनकर ही चले आते हैं। मौत का डर 16 वर्षीय लिबनी और उसके परिवार के दिलों में भी बैठा हुआ है। मेरे पिताजी डायबिटिक हैं और हमने काफी समय से खाना नहीं खाया था। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो बहुत हिम्मत दिखा रहे थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। हम देख रहे थे कि उन्हें चक्कर आने लगे हैं। जैसे ही हम पहाड़ से उतरकर नीचे पहुंचे तो उस वक्त मेरे पिताजी बेहोश हो गए। उस वक्त शायद उनकी हिम्मत टूट गई थी। उत्तराखंड के आसपास आखिर बचाव कार्य शुरू होने वाला था। फंसे हुए लोगों की जिंदगियां अब बचाव दल के हाथों में थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए वो भी तैयार नहीं थे। जून, मौसम के कारण हर काम में देर होते चले जाने के बाद उत्तराखंड राज्य की केदार घाटी में बचाव की कोशिश का काम शुरू हुआ। बचाव के पूरे काम का नेतृत्व अनुभवी फौजी कर्नल राजीव मेहता कर रहे हैं। मेहता बर्बादी का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे। बाढ़ के बाद नगर को देखने वाले वो पहले व्यक्ति थे। जिस पल हमने सोनप्रयाग से उड़ान भरी और उत्तर में केदारनाथ की तरफ चले, तो पहली चीज जिस पर मेरा ध्यान गया वो ये थी कि ज्यादातर जगहों पर रास्ते पूरी तरह टूट चुके थे और रामबाड़ा पहुंचने तक मुझे हर तरफ खौफनाक बर्बादी फैली हुई नजर आई। रामबाड़ा तबाह हो चुका था। वहाँ उसका नामो निशान भी बाकी नहीं था। हजारों ऐसे लोग मुसीबत में फंसे हुए थे जिन्हें फौरन मदद की जरूरत थी। यही संदेश और यही खबरें हर तरफ पहुंचाई जा रही थीं। और फिर इस मामले से निपटने के लिए हमें योजना भी बनानी थी। ऐसे आपातकालीन हालात से निपटने के लिए 10,000 कर्मचारियों का एक दल बचाव के एक ऐसे सबसे बड़े काम में जुट गया जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा होगा। फंसे हुए कुछ लोग जख्मों और तकलीफों के कारण मरने शुरू हो गए थे। उस पर न पानी की एक बूंद, न अन्न का एक दाना।
ऐसे हालात में किसी की भी जान जा सकती थी। मैं तो यही कहूंगा कि हालात युद्ध जैसे नहीं थे, लेकिन कोशिश और तैयारी उसी स्तर की थी। राज्य भर में 60 हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों में जरूरी सामान और 300 टन खाना पहुंचाने के काम में लग चुके थे। हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे आना शुरू हुए। हमने अपने रेनकोट निकाले और हमारे पास जो भी कपड़ा था उससे हमने दरअसल झंडे बनाए। लेकिन मदद बहुत सुस्त रफ्तार से हो रही थी। केदार घाटी की पहाड़ियां बुरी तरह तबाह हो गई थीं। बचावकर्ताओं को निहायत ऊबड़ खाबड़ और टूटे फूटे इलाकों में अस्थायी रास्ते बनाने पड़े और जगह जगह पहाड़ियों की ढलानें हेलीकॉप्टरों के उतरने में बाधा बन रही थीं। शुरुआत में जब हेलीकॉप्टर आ रहे थे तब लोग बहुत खुश हुए। वो चिल्ला रहे थे कि हाँ, हम बच जाएंगे। लेकिन 1-2 घंटे बाद जब वो आने लगे तो उनकी नजर ही हम पर नहीं पड़ी। उस वक्त लोग बहुत सहम गए थे कि अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लिबनी के पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरे पिताजी बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रहे थे, तो उस वक्त मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो क्या कह रहे थे। वो बस कुछ भी कहते जा रहे थे। लेकिन धुंध के घने बादल और बार बार आते तूफान राहत कार्य में बाधा डाल रहे थे। अभी तक 3 बचाव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे और 22 कर्मियों की जान जा चुकी थी। फिर भी हेलीकॉप्टर पायलटों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। श्रेय उन चालकों को भी मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए जोखिम उठाए। वो हर बाधा और हर मुश्किल का सामना करते हुए उड़ते रहे और तेजी से लोगों को निकालते रहे। लेकिन जहां 1 लाख यात्री फंसे हुए हों, वहां राहत कार्य भी मुश्किल होता है। मुझे अपने पिता के लिए बहुत डर लग रहा था। इतना डर पहले कभी नहीं लगा। दोपहर के करीब एक हेलीकॉप्टर आया और कुछ फौजियों को छोड़कर वापस चला गया। उसमें से आर्मी के एक जवान पर बहुत से लोग जमा होकर उस पर चिल्लाने लगे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। मेरी माँ ने उनसे कहा कि आपको मेरे पति की मदद करनी चाहिए वरना वो मर जाएंगे। इनकी हालत आप देख लीजिए। जब हम हेलीकॉप्टर पर सवार हो रहे थे तो मैं बार बार अपनी माँ से कह रही थी, माँ हम बच गए, हमें बचा लिया गया। माँ ने कहा, हाँ तुम ये बात कई बार कह चुकी हो, पर मैं वही दोहराती चली जा रही थी, बार बार लगातार। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब आप मौत को इतनी करीब से देखते हैं, एक नहीं कई बार, तब आपको बहुत ज्यादा तसल्ली होती है। लगता है दोबारा जन्म हुआ है। सोनप्रयाग के पास निचले केदार घाटी में जितेंद्र कुकरैती परिवार के साथ हेलीपैड तक पहुंच गए हैं। वहाँ पर हम लोग कम से कम 200-250 आदमी रहे होंगे और बचाव कार्य के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर आया था जो कि 10-12 लोगों को ही ले जा सकता था, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकता था। सिर्फ 2 राउंड लगा के 5:30 बजे पायलट ने कहा कि अब मैं कल सुबह आऊंगा। लेकिन जितेंद्र ने घाटी उतरते रहने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वहाँ हेलीकॉप्टर आराम से उतर पाएंगे। हम लोगों ने चट्टान के नीचे से निकलने की कोशिश की और जैसे ही हम चट्टान के बीच में पहुंचे, वैसे ही मैं क्या देखता हूं कि ऊपर से पूरी चट्टान खिसक गई है। मेरे बेटे के सिर में कुछ पत्थर लग गए थे, उसके सर में बहुत चोट आ गई थी और वो नदी के किनारे पानी की तरफ गिर गया था। उस समय उसकी हल्की नब्ज चल रही थी। उसी दौरान हमने अपनी बेटी को भी ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी। रात भर मेरी पत्नी रोती रही। हमने पूरी रात वहीं पर काटी। सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर से हम गुप्तकाशी पहुंच गए। हम अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो मर चुका था। विनाश लीला 17 जून को ही खत्म नहीं हुई थी। मैं कह सकता हूं कि बर्बादी अभी जारी है। राज्य में 19 और 31 जुलाई के बीच जमीन खिसकने की करीब 450 वारदातें रिकॉर्ड की गई थी और हर बार इस तरह की घटनाएं केवल तकलीफ को बढ़ाती जाती हैं। जितेंद्र को आज तक पता नहीं चला कि उनकी बेटी जिंदा भी है या नहीं।
मेरे बच्चों के स्कूल की छुट्टियां थी तो मैंने सोचा इन्हें घुमाने ले जाऊं। हमने सोचा कि तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी और बच्चे पहाड़ों में घूम भी लेंगे। हमने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। उत्तर भारत का उत्तराखंड राज्य इतिहास की एक सबसे विनाशकारी मानसून की चपेट में आ गया। अंदाजा तो 6000 लोगों के मरने का है, लेकिन असल संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। 14 दिन तक बचाव कार्य जोरों से चलता रहा और आखिरकार फंसे हुए 1 लाख लोगों को बचा लिया गया। तीर्थयात्री भारत के अन्य भागों में अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन बच जाने वाले 3000 स्थानीय परिवारों के लिए लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं जब अपने घर लौटा तो मैंने देखा हर चीज टूट फूट कर बिखर चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। मैंने अपने जीवन की सारी कमाई यहीं पर लगा दी थी, जो कुछ भी मेरे पास था इसी से मेरा गुजारा चलता था। मेरे पास 2 कर्मचारी थे, उनका भी गुजारा इसी से चलता था और मेरा परिवार भी मेरे साथ है। तो अब हम क्या करें? बस अभी यही चिंता मुझे खाए जा रही है कि मैं अपने परिवार की देखभाल कैसे करूंगा, अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कैसे करूंगा। बहुत ही घोर निराशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बचे हुए लोग धीरे कारी इस सवाल में उलझ गए कि क्या ऐसी घटना दोबारा होने से रोकी जा सकती है। सुधारों की सख्त जरूरत है, सुधारों के लिए बहुत गुंजाइश है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज दुनिया में उपलब्ध हर जानकारी होते हुए भी कोई भी सिस्टम इसे होने से रोक नहीं सकता था। ये हमारे लिए एक सीख है। हम एक खतरनाक पहाड़ी इलाके में रहते हैं, माउंटेन एरिया में, जहाँ ग्लेशियरों में कुछ न कुछ प्रक्रिया तो चलती रहती है। हमें इन चीजों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, किसी भी चीज की तरफ से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें यही सीख मिलती है, क्योंकि आज जो कुछ केदारनाथ में हुआ है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। उत्तराखंड धीरे धीरे संभल रहा है। 5 अक्टूबर को यानी विनाश के 4 महीने बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ की 4 धाम यात्रा फिर से खोल दी गई, लेकिन हिमालय की सुनामी को कोई भूल नहीं पाएगा। मुझे अभी तक डरावने सपने आते हैं, लेकिन मुझे बारिश से नहीं गरज की आवाज से डर लगता है। जब कभी जोर से बादल गरजते हैं तो मैं डर जाती हूँ, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल वैसी होती है जैसी पहाड़ टूटने की होती है। मुझे कभी कभी वाकई ऐसा लगता है कि मैं टूटते पहाड़ों पर वापस पहुँच गई हूँ। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, तब मेरे दोस्त मुझे पकड़कर शांत करते हैं, पर मुझे लगता है जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मैं ठीक हो रही हूँ। ये प्रलय एक तरह की चेतावनी ही है, ये आखिरी विनाश नहीं है। रिसर्चर हमें बता रहे हैं कि ऐसी अजीबोगरीब गंभीर घटनाओं का होना भविष्य में बढ़ता चला जाएगा। इन सब यात्रियों की सुविधाओं के लिए नदी किनारे बहुत से होटल बनाए जाते हैं, बहुत सी छोटी बड़ी सुविधाओं का निर्माण होता रहता है। हमें सख्त जरूरत है ऐसे इलाकों की जहां कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी न की जाए। अगर हम पर्यावरण का ख्याल रखेंगे तो पर्यावरण हमारा ख्याल रखेगा, और ये मेरा अटल विश्वास है।